बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान जो हाजिर हुए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का सवाल और जवाब लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि माक़बल में हमने पढ़ाया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 यानी कि सर सैयद अहमद साहब के बारे में आपने पढ़ा था। फिर उसके बाद उनका लिखा हुआ मजमून जो रिया आपके निसाब के अंदर शामिल है उसको हमने पढ़ाया था, आपने उसको पढ़ा। तो आज उसी चैप्टर का हम सवाल और जवाब हल करने वाले हैं, यानी कि इस वाले सबक के अंदर मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे, फिर उसके बाद वह मुख्तसर सवालात को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप शुरू से आखिर तक बने रहिए और दूसरों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं और उनकी ज़रूरतें वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन तक ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है होने वाले 2026 में एग्ज़ाम की। ठीक है ना। और यहाँ कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है और गाहे बगाहे रोज़मर्रा आपको तो सबक मिल ही जा रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, आज एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप देख लीजिए 6 बजे AM यानी कितना 6 AM पे आपको कौन सा क्लास मिलेगा, आपको 12th क्लास का। कौन सा 12th क्लास। उसके बाद फिर 12 AM पे आपको मिलेगा 10th क्लास का सबक। ठीक है। फिर उसके बाद 3 PM पे आपको मिल जाएगा कौन सा 11th क्लास का। ठीक है ना बाबू। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं 6 PM पे आपको मिल जाएगा 9th क्लास का। कौन सा 9th क्लास का। तो ये जो आप देख रहे हैं 6 बजे जो है सुबह में आपको 12th क्लास का सबक मिल जाएगा। फिर उसके बाद 12 बजे 10 10th का मिल जाएगा। फिर 3 बजे आपको 11th क्लास का मिल जाएगा। 6 बजे आपको ये 9th क्लास का मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये तरतीब थी जो हमने आपको बता दिया, इस हिसाब से फिर आप अपनी तरतीब बना लीजिए। ठीक है ना। इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी इन वक्त की पाबंदी करने की और इस वक्त पे आप तक वीडियो पहुंचा देने की, आप तक ये सबक पहुंचा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। समझ रहे ना। तो चलिए देखते हैं, अब देख लेते हैं सवाल को। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी। क्या सवाल किया कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई थी बाबू। इनकी पैदाइश जो है वो 1817 ईस्वी के अंदर हुई थी। सवाल नंबर 2 कहता है सर सैयद की क्या कहते हैं, सर सैयद की, यहाँ पर ये जायद हो गया, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम था। क्या था इनकी माँ का नाम, अजीजुन्निसा बेगम था। सवाल नंबर 3 कहता है कि सर सैयद की वफात कब हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया सर सैयद की वफात जो है 1898 ईस्वी के अंदर हुई थी। समझ रहे हैं। तो गोया कि ये पैदा जो हुए थे 1817 ईस्वी के अंदर ये पैदा हुए और फिर 1898 ईस्वी के अंदर ये इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद कहते हैं कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो उसके जवाब में जिक्र किया सर सैयद का मजमून रिया हमारे निसाब के अंदर शामिल है। ठीक है ना। यानी जिस निहज पे जिस तरीके से यहाँ पे सवाल किया गया है उसी निहज पे उसी तरीके पे उसका जवाब भी दिया जा रहा है। समझ रहे। तो ये रहा आपके दरमियान क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का मुख्तसर तरीन सवाल जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद फिर हम अगले मुख्तसर सवालात को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है मुख्तसर सवालात का, आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे। पहला सवाल जो दिया गया है, सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। क्या पूछा गया है, ये जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर तकरीबन 5 नंबर का ये सवाल होता है जो कंपल्सरी होता है, ये लाजिम होता है। समझ रहे ना। आना है तो आना है। अब ये नहीं है कि किसके से दिया जाएगा, बट अगर यहाँ पे तकरीबन जितने भी मुसन्निफ़ है तकरीबन करीब कह लीजिए 30, अगर उनके बारे में 5-5 जुमले अगर लिख कर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो फिर ये समझिए कि ये 5 नंबर आपका यहीं से तय हो गया है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो है ही है, तो वो तो है ही आपके लिए। तो बहरहाल कहते हैं कि सबसे पहला नंबर सवाल में कि सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। क्या कहा? 5 जुमले लिखिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी 1817 ईस्वी के अंदर। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और उनकी वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था। उसके बाद कहते हैं बेगम भी बहुत जी शऊर खातून थी, यानी कि उनकी माँ का नाम अजीज़ुन्निसा जो था, तो उनकी माँ के बारे में कहते हैं कि वो बहुत जी शऊर यानी कि शऊर सलीक़ेमंद वाली औरत थी। सर सैयद के मोरिस शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए और मुग़लिया हुकूमत के बड़े ओहदे पर फायज़ हुए। उनका ख़ानदान इल्मी और मजहबी था। सर सैयद की इब्तिदाई तालीम में उनकी वालिदा का बड़ा हाथ था। तालीम से फ़राग़त के बाद सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाज़मत इख्तियार की। मुलाज़मत से कामयाबी के साथ सुबुकदोशी के बाद सर सैयद ने अलीगढ़ में कौम की तालीम के लिए MA कॉलेज खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। सर सैयद ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और तादम आखिरी कौम की इल्मी व अदबी खिदमत में मसरूफ़ रहे। यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते गए, तो फिर ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे, अपनी नाकामियों को कभी इन्होंने नहीं देखा और इसके बाद फिर ये पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे, आगे बढ़ते हुए चले गए। तो ये रहा आपके दरमियान सर सैयद अहमद साहब के बारे में 5 जुमले। तो फिर पीछे मुड़कर वो कभी भी नहीं देखे, ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर 2 कहता है बाबू दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह क्या कहा, इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स ज़ाहिर हो जाए। क्या कहा? जिन्स ज़ाहिर हो जाए। जिन्स ज़ाहिर होने का मतलब ये है कि वो अल्फाज मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वो बिल्कुल क्या हो जाए, साफ साफ जुमलों से ज़ाहिर हो जाए। तो बताइए मोती और किताब, वक्त, नाम, कलम, ये कुछ अल्फाज हैं। इसको देखिए, कहते हैं मोती चमकीला होता है, गोया कि मोती जो है ये मुज़क्कर है। क्या ये मोती मुज़क्कर है? किताब मेरी किताब नहीं है, किताब जो है मुअन्नस है। वक्त जो है नमाज का वक्त हो गया है, ठीक है, तो ये भी वक्त मुज़क्कर है। कलम मेरा कलम नया है, तो कलम भी मुज़क्कर है। नाम तुम्हारा नाम क्या है, नाम भी क्या है बाबू, मुज़क्कर है। समझ रहे हैं ना। तो गोया कि यहाँ पर मुअन्नस का एक ही लफ्ज़ है, वो क्या है, किताब है। यानी कि किताब जो है वो नई है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है वो क्या है, मुअन्नस है। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 3 कहता है मज़मून के बारे में 5 जुमले लिखिए। क्या कहा बाबू कि मज़मून के बारे में 5 जुमले लिखिए। देखिए उसके बाद कहते हैं ज़ेर निसाब मज़मून रिया सर सैयद अहमद ख़ान का एक इस्लाही मज़मून है। क्या? इस्लाही मज़मून। इस्लाह के मतलब होता है यानी दुरुस्तगी। क्या होता है बाबू? दुरुस्तगी, यानी कि सीधे राह पर लाने की बातें उसके अंदर कही गई है। इस मज़मून के अंदर सर सैयद ने रिया की नहूसत और ख़राबियों को बयान किया है। रिया एक तरह का अखलाक़ी ऐब है जिसका आज के लोग यूँ तजज़िया करते हैं कि दिल में बात कुछ हो और ज़ाहिर कुछ और किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि रिया का ऐब सिर्फ़ उसी हद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि समझने वाला ख़ुद मुगालते में रहता है और उसे ये भी एहसास नहीं होता कि वो रियाकारी कर रहा है। रियाकारी का ताल्लुक़ सिर्फ ज़ाहिरी अमल और रद्द अमल से नहीं है, बल्कि अक्सर ये होता है कि आदमी किसी शहमे या गलत फहमी की वजह से ऐसे अक़दामात करता है जिसके करने पर ख़ुद भी पता नहीं चलता कि वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। समझ रहे हैं। दरअसल इसी दाखिली पेचीदगी का नाम रिया है। जिस तरह से आपने रिया के बारे में चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ ही लिया है कि वहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान ने किस तरह से अच्छे अंदाज में रिया के बारे में समझाया है। समझ रहे हैं ना। तो उसके अंदर तो आप पढ़ ही लिए, तो सारी चीज़ें वहाँ भी आपको समझ में आई गई होगी। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर सवाल जिसको आपने पढ़ा, जिसके अंदर तकरीबन 3 सवाल दिए गए जिसको हमने हल करा दिया। फिर मुख्तसर तरीन सवाल के अंदर 4 सवाल दिए गए थे, उसको भी आपने हल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, रुखसत होते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।